हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, जिसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोगों ने देख लिया है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रांस जो है वो शुरुआत में एक राजतंत्र था और वहां पर अलग अलग स्टेट में लोग बटे हुए थे और अलग अलग स्टेट के लोगों के द्वारा फिर एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है। और 1791 तक की कहानी हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। 1789 यदि हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो 1789 में क्रांति हो जाती है और 1791 जो है सो फ्रांस एक संवैधानिक क्या बन जाता है, संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। बच्चों अब ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि वहां पर संविधान आ जाता है, हालांकि राजतंत्र बचा रहता है, राजा रहता है लेकिन फिर भी वहां पर संविधान के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है। तो बच्चों कल तक के कहानी में हम लोगों ने पढ़ा 1789 के क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहा है और 1789 में संवैधानिक राजतंत्र बनने तक का सफर हम लोगों ने कल पूरा कर लिया है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों सबसे फर्स्ट में हमें यह सीखना है कि जब संवैधानिक राजतंत्र बन गया तो जाहिर सी बात है जब संविधान आता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मोंटेस्क्यू की किताब जो थी, कुछ पुस्तकें और कुछ पैम्पलेट जो थे वो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उसकी एक किताब थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का विभाजन होना बहुत जरूरी था। तो फ्रांस में जब संवैधानिक राजतंत्र आया तो किस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में पावर का डिवीजन है, ये हम लोग सीखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो सबसे पहले यदि हम देखें विधायिका, तो विधायिका जो है वो खुद नेशनल असेंबली थी। मतलब नेशनल असेंबली जो तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा आबे, सीए और मेराबियो के नेतृत्व में जो बना था नेशनल असेंबली, वो तो नेशनल असेंबली में टोटल 745 सदस्य थे, जिसमें से बच्चों ये 745 लोगों का चयन कैसे होता था पहले ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना होगा, तो जो फ्रांस जो था, ये फ्रांस का समाज में लोग जो थे वो दो तरीके से बटे हुए थे। एक जिसे वोटिंग राइट था, जो वोट दे सकते थे उन्हें कहा गया सक्रिय नागरिक, और जो वोट नहीं दे सकते थे उसे कहा गया निष्क्रिय नागरिक। अब ये निष्क्रिय नागरिक में कौन आते थे इसे भी समझ लेते हैं। जिसका उम्र 25 वर्ष से कम हो वो निष्क्रिय नागरिक में आएगा। साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं थी उन्हें भी वोटिंग राइट नहीं था, तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें महिला भी शामिल थे। तो जितनी भी महिलाएं थी और जितने भी 25 वर्ष से कम के उम्र के लोग थे वे सभी निष्क्रिय नागरिक थे। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं, तो फ्रांस के समाज में वैसे नागरिक जिन्हें वोटिंग राइट नहीं था, जिन्हें मताधिकार नहीं था, उन्हें हम लोग निष्क्रिय नागरिक कह रहे हैं। बच्चों इसमें से 30 लाख पुरुषों की संख्या भी ऐसे थे जो बहुत ही गरीब थे। कहने का मतलब जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे उन्हें ही सक्रिय नागरिक का हिस्सा बनाया गया और वही वोट चुनते थे। ध्यान से देखें तो सक्रिय नागरिक में 40 लाख लोग हुआ करते थे, जिसमें से 25 वर्ष से ऊपर के केवल पुरुष होने चाहिए और आप 3 दिन के मजदूरी के बराबर आप कर चुकाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। मतलब आर्थिक रूप से आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पे होने चाहिए, तभी आप एक सक्रिय नागरिक के रूप में गिने जाएंगे। और यदि आप एक सक्रिय नागरिक होंगे तभी आप जो है सो निर्वाचन करेंगे 50,000 पुरुष। 50,000 पुरुषों का पहले एक चुनाव होगा और इस चुनाव जिसका निर्वाचन होगा मतलब चुनाव होगा, ये बड़े करदाता होंगे। सबसे पहले छोटे करदाता जो 3 दिन मजदूरी के बराबर कर चुका रहे हैं, सबसे पहले ये इन्हें चुनेंगे और फिर ये जो है सो नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से सक्रिय नागरिकों के द्वारा पहले निर्वाचन लोगों को चुना जाता है और फिर ये मिलकर के नेशनल असेंबली के मेन 745 मेंबर्स का चयन करते हैं। तो बच्चों विधायिका में तो ये सारा आ गया। अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो हेड है उसे सम्राट को ही बना करके रखा गया, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक राजतंत्र। मतलब राजा को अभी भी रखा गया है लेकिन संविधान को सबसे ज्यादा तजब्बो दिया जा रहा है और ये जो है संविधान उसी के अकॉर्डिंग पूरा समाज अब चलने वाला है। लेकिन सम्राट जो है उसे कार्यपालिका का हेड बना के रखा हुआ है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, इस सम्राट का इस नेशनल असेंबली के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, नेशनल असेंबली का इसके ऊपर पूरा नियंत्रण होगा। मतलब ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो वहां का सम्राट लुई 16 था उसके ऊपर नेशनल असेंबली का सीधा नियंत्रण होगा।
और नेशनल असेंबली में मंत्रियों का जाना निषेध कर दिया गया, मतलब सम्राट यहां नहीं जा सकता, लेकिन ये इसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल रखेगा। साथ ही साथ नेशनल असेंबली जो है वो सारे मंत्रियों के ऊपर भी कंट्रोल रखेगा जो सम्राट के नीचे में काम किया करते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से विधायिका का चुनाव हो रहा है सक्रिय नागरिकों के द्वारा, और कार्यपालिका के रूप में जो भी है वो अभी विधायिका के नियंत्रण में है। और बच्चों इसी तरह के सिस्टम को आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जिस तरह से सत्ता का विभाजन होता है। लेकिन बच्चों आज के समय में न्यायपालिका बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र है और उसका हम चुनाव नहीं करते, लेकिन उस समय में यहाँ पर जो न्यायपालिका मतलब जो न्यायाधीश हुआ करता था उसका भी चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा डायरेक्ट हुआ करता था, ताकि जो न्याय हो सके वो यहीं से चुन करके इसी के द्वारा चुना हुआ एक अच्छा मेंबर होना चाहिए ताकि न्याय अच्छे से हो सके। तो आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा कि फ्रांस का जो ये जो चुनने की प्रक्रिया है, निर्वाचन जो आयोग था वहां का किस तरह से वर्क करता था और लोग किस तरह से चुन करके आए और नेशनल असेंबली का गठन हुआ। आई होप नेशनल असेंबली का गठन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो अब हमारे पास है, जब बच्चों संविधान बन गया, पूरा सिस्टम समझ में आ गया, सत्ता का विभाजन भी हो गया, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सभी चीज का बंटवारा हो गया, तो हमें यह पता चलता है कि 1791 का समय कानून बनाने का अधिकार मिल गया नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली जिसका गठन हो चुका है निर्वाचन के जरिए, अब वही कानून बनाएगा। और जब कानून बनाएगा तो जैसे आज हमारे कानून, हमारा संविधान जो है उसके फ्रंट पेज पे प्रस्तावना होता है जो पूरे समझ लीजिए कि पूरे संविधान का सार होता है, उसका सारांश बता दिया जाता है। उसी तरीके से जो संविधान की जो शुरुआत होती थी वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार से हुआ करता था। फ्रंट पेज पे पुरुष एवं नागरिक अधिकार हुआ करता था। और बच्चों संविधान जो है ना वो वहां के लोगों को जो जन्मसिद्ध अधिकार मिलते थे, जैसे आज हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो जो जन्मसिद्ध अधिकार वहां के जनता को, वहां के नागरिक को दिया जाता था वो था नैसर्गिक एवं अहरणीय, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे 3 अधिकार उन्हें दिए गए। तो सबसे पहला जो अधिकार आप देख रहे हैं वो है जीवन का अधिकार। बच्चों ये इसके बगैर, ये तो बहुत ज्यादा मूल अधिकार है जो हर एक को देना ही होगा। तो सबसे पहला जो अधिकार उसे दिया गया नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में, वो था जीवन का अधिकार। और दूसरा जो अधिकार दिया गया वो है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति का आजादी का मतलब होता है राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम टू स्पीक। आप बोल सके, आपके मन में जो भी है आप अपने विचार को प्रकट कर सके, ये दूसरी आजादी, मेन अधिकार वहां पे दिए गए। और तीसरा जो जन्मसिद्ध अधिकार दिए गए वो है कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष हर तरह का जो लोग हैं वो इक्वल माने जाएंगे। इस तरीके का जो है सो संविधान जब बनाया गया तो ये 3 नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार को शामिल किया गया संविधान में, और ये मूल अधिकार के रूप में सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस होता है। और आज भी हम लोग अपने संविधान में भी इस तरीके के सिस्टम को देखते हैं, फॉलो करते हैं। बच्चों अब समझ में आएगा कि किस तरह से फ्रांस में, अब देखो अभी तक क्या था ना कि राजा को जो है सो फ्रांस के लोग जो है वो अभी तक पेंशन दे रहे थे, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, नेशनल असेंबली का सीधा नियंत्रण था और राजा अब तक था। लेकिन बच्चों अब धीरे धीरे राजतंत्र का उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब समाप्ति हो जाएगा। कैसे समाप्ति होगा? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो लुई 16वां था, लुई 16 जो वहां का राजा था, वो अभी तक सुधरा नहीं बच्चों। वो क्या कर रहा है, वो संविधान बनाने के लिए तो हस्ताक्षर कर दिया कि ठीक है तुम लोग जाकर के संविधान बनाओ, अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम बीच में किसी तरह का इंटरप्ट नहीं करेंगे, तुम लोग संविधान बनाओ और एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना करो। लेकिन बच्चों ऐसा वो सीधे सीधे कह रहा था, लेकिन साइड से जाकर के वो प्रसा के राजा से मिल रहा था। प्रसा के राजा से मिल करके और उसके साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था, गुप्त बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि तुम फ्रांस के ऊपर अटैक कर दो, अपने ही देश के ऊपर अटैक करवाने बोल रहा था, ताकि यहां पर नेशनल असेंबली भंग हो जाए और खुद फिर से वो सम्राट बन सके। ऐसी प्लानिंग उसकी चल रही थी प्रसा के राजा के साथ। अब बच्चों आपको याद होगा लुई 16 का जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है वो लुई 16 की वाइफ है, मतलब फ्रांस की रानी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रसा तो साथ है ही, प्रसा के साथ साथ जो ऑस्ट्रिया वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रिया भी इस युद्ध में जो है सो लुई 16वां के साइड से साथ आ जाता है। और आप समझ पा रहे होंगे जब लुई 16 का प्रसा के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ इस तरह से गुप्त बातचीत होती है, तो इस गुप्त बातचीत का पता जो है वो पहले लग जाता है नेशनल असेंबली वालों को। और जब नेशनल असेंबली वालों को पहले पता लग जाता है तो नेशनल असेंबली वाले जो होते हैं वो उसके आक्रमण करने से पहले ये खुद अटैक कर देते हैं।
और जब खुद अटैक कर देते हैं तो इस तरीके से जो है सो बुरी तरह से फंसता है लुई 16 और इसे पकड़ लिया जाता है और अब इसे जो है तो समझिए इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इसे इसकी हत्या कर दी जाएगी। अब बच्चों समझते हैं पूरी कहानी को। तो आपको समझ में आया कि लुई 16 तो सबसे पहले कहा कि संविधान तुम बना लो और साइड साइड से वो प्रुस्सिया के राजा से गुप्त बातचीत कर रहा था। उससे पहले अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। उससे पहले कि उन लोग इस पे हमला करें, इन्होंने ही उन दोनों जो प्रांत थे इन दोनों पे उन्होंने हमला कर दिया। हर क्षेत्र से हजारों स्वयंसेवी रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले गाते हुए युद्ध में भाग लिए। अब बच्चों ये क्या हुआ, नेशनल असेंबली के द्वारा जब आक्रमण किया गया प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया पर, तो ये हम नहीं कह सकते कि चूंकि नेशनल असेंबली था तो अभी तक हमारे पास बड़ी आर्मी नहीं थी, तो बहुत सारे हजारों स्वयंसेवी मतलब जो फ्रांस से आम जनता उठ करके निकल आया और बोला कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, राजा जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हजारों स्वयंसेवी जो हैं वो मार्सिले गाते हुए, बच्चों ये क्या है, जैसे आज हमारे पास हमारा राष्ट्रगान है उस तरह से फ्रांस का राष्ट्रगान था मार्सिले। तो इस मार्सिलो को गाते हुए सभी लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बच्चों ये मार्सिलो को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है रॉजेट दी लाइल। उन्होंने लिखा था, जैसे हमारे जनगण मन को श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, उसी तरीके से जो है सो मार्सिले को रॉजेट दी लाइल ने लिखा हुआ है। तो उसके इस मार्सिले को गाते हुए सभी लोगों ने जोश भरे अंदाज में जो है सो अब जो है सो प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करने के लिए चल पड़ा। बच्चों ये जो मार्सिले है वो राष्ट्रगान है फ्रांस का। युद्ध से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। हालांकि नेशनल असेंबली वालों की जीत हो गई, लेकिन युद्ध से नुकसान तो होता ही है। उधर से भी लोग मारे गए, इधर से भी लोग मारे गए और युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुतों को लगता था कि 1791, अब बच्चों समय थोड़ा सा बदलता है, 1791 में आप जानते हैं कि संविधान बना, प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया और 1791 में जो संविधान बना था ना, इसे देख करके फील होता था कि यह सिर्फ और सिर्फ अमीरों को मजबूत बनाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हमें फील होता है, क्योंकि यदि आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में साफ साफ नजर आता है कि जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति हैं उन्हें ही सक्रिय नागरिक बनाया गया, वही न्यायाधीश को चुन रहा है, वही नेशनल असेंबली को चुन रहा है। तो इसको देख करके हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये अमीरों को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ, अब बहुत सारे क्लब बनने लगे। बच्चों आप ध्यान देना, संविधान बन चुका है, नेशनल असेंबली का राज चल रहा है फ्रांस में, नेशनल असेंबली ने प्रुस्सिया ऑस्ट्रिया से युद्ध भी किया, लेकिन अब कैसे नेशनल असेंबली भी भंग होगा। नेशनल असेंबली के भंग होने के पीछे कारण ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इस निर्वाचन में नेशनल असेंबली के गठन में कोई विशेष रोल नहीं दिया गया। उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया, महिलाओं को भी निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया और इन्हीं दोनों के विद्रोह के वजह से नेशनल असेंबली भी भंग होने वाली है। तो बच्चों अब चूंकि लगता था कि ये सिर्फ अमीरों को मजबूत बना रहा है, इसलिए अब छोटे छोटे बहुत सारे क्लब बनने लगे। क्लब का मतलब बहुत सारे लोगों का एक संगठन तैयार होने लगा। जो लोअर क्लास के लोग थे, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति थे, उन लोगों का एक मीटिंग तैयार होने लगा, एक संगठन बनना शुरू हो गया। और इसमें सबसे सफल जो रहा, जिसमें ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट किए, ज्यादातर लोग उसमें जुड़े, वो जो क्लब था उस क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले 2-3 सालों तक इसका राज रहने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि जो सबसे सफल क्लब था, ये क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब। अब इस क्लब में कौन लोग पार्टिसिपेटेड थे, कौन लोग थे जो इस क्लब में जुड़े हुए थे? तो बच्चों इसमें छोटे छोटे दुकानदार जो थे, आर्थिक रूप से कमजोर, हम क्या रहना, तो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग थे इसमें, जैसे छोटे दुकानदार, मोची, पेस्ट्री बनाने वाले और घड़ी साज जो घड़ी वगैरह बनाते थे, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर जो हुआ करते थे, ये लोग इस जैकोबियन क्लब में पार्टिसिपेट थे। उन्होंने अपने आप को उसमें ऐड करवा लिया, उस संगठन में शामिल हो गए। अब ऐसा यदि हुआ तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह से जो जैकोबियन क्लब है वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के द्वारा बनाया गया है और नेशनल असेंबली कंपैरेटिवली मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों की विचारधाराओं में बहुत ज्यादा अंतर होगा और इस वजह से दोनों में खटपट होगी। और ये जो जैकोबियन क्लब है ये अब जो है सो नेशनल असेंबली को भंग करने की कोशिश करेगा। बच्चों जैकोबियन क्लब का जो सबसे प्रमुख नेता था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसका नाम आप याद कर लें क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में यही राज करने वाला है फ्रांस में। तो बच्चों ये जो जैकोबियन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये खुद भी
ये खुद जो था वो समझ लीजिए इकोनॉमिकल रूप में बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति था, और इस वजह से इसने अपने नेतृत्व में जैकोबियन क्लब बनाया और उस क्लब में इतने सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट हुए। बच्चों लिखा है जैकोबियन क्लब के जो सदस्य थे वो धारीदार लंबी पतलून पहना करते थे जिसे 100 कुलात कहा जाता है। अब जो लोग इस जैकोबियन क्लब में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते थे, अपने आप को शामिल करवाते थे, उन्हें एक पतलून पहननी पड़ती थी लंबी धारदार वाली, उसे 100 कुलात कहा जाता था। ये बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले का मतलब होता है कि घुटना, यदि आपका घुटना यहां तक है, ये आपका मान लीजिए घुटना है, तो घुटने से थोड़ा नीचे तक ये पतलून आया करता था। अब बोलोगे यहां पर इसका ड्रेस कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये जो 100 कुला था इसे नेशनल असेंबली में, सॉरी, इसे जैकोबियन क्लब का नेता ने इंट्रोड्यूस किया 100 कुलात। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुलीन वर्ग पहले हुआ करते थे, थोड़ा सा उच्च, आर्थिक रूप से स्ट्रांग, उन लोगों के जो नौकर थे उन लोग ब्रिचेस पहना करते थे, और ये जो ब्रिचेस था वो घुटने तक पहुंचता था। तो इन्हें लगा कि हमको थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस कोड बनाना चाहिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि घुटने तक नहीं, घुटने से थोड़ा नीचे तक हमारा ड्रेस होगा, और थोड़ा सा नीचे तक पहनने वाला पतलून इन्होंने पहनाया उन लोगों को, जिसे 100 कुलात कहा जाता था। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दिया। अब यही वो व्यक्ति था जिसे लगा कि लुई 16वां ने प्रसा के साथ इस तरह से गड़बड़ करके और बहुत बुरा किया, इसीलिए वहां का जो न्यायालय था वो लुई 16वां को देशद्रोह घोषित कर दिया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। और बच्चों 21 जनवरी 1793 मैक्समिलियन रॉबेस्पियर की सत्ता में जब जैकोबियन क्लब का सत्ता हो गया, तब 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड, ये वह जगह था बच्चों जहां पर लुई 16वां को फांसी दी जाती है। तो प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड जो है वहां पे राजा को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है, सभी लोगों के सामने फांसी दी जाती है, क्योंकि लुई 16वां एक बहुत ही निरंकुश और बहुत ही बेकार, घटिया और अपने प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखने वाला राजा था। और साथ ही साथ वो गुप्त रूप से जो है मतलब समझ लीजिए साजिश रच रहा था फ्रांस के खिलाफ, और इस वजह से इसे देशद्रोह के रूप में देशद्रोह घोषित करके और इसे जो है सो प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड नाम के जगह पे इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और जल्द ही उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, उसे भी फांसी दे दी जाती है और पूरी तरह से राजतंत्र का उन्मूलन हो जाता है। राजतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब हमारे पास जैकोबियन क्लब का नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो है वो सत्ता को अपने हाथ में संभाले हुए है। आई होप यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बच्चों ये दौर आता है आतंक का राज। ये जो है सो आतंक का राज आता है। अब इसे आतंक का राज क्यों कहा जाता है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले थोड़ा सा अमीर किस्म के लोग नेशनल असेंबली बनाया, फिर ये जो सत्ता है वो उसके पास चला आया जो इकोनॉमिकल रूप में से थोड़ा सा कमजोर था, मतलब मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जब मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में सत्ता आई ना, तो सबसे पहले तो ये अकेला सारा पावर को हैंडल कर रहा था। तो जब सत्ता किसी एक को मिल जाती है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो है सो अब सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा चूर हो चुका था और अब ये चाह रहा था कि चूंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर था तो ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उन्हें चुन चुन के मारने के बारे में सोच लिया, एकदम वैसे जैसे हिटलर करा था। अब आप सोचिए तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, रॉबेस ने बहुत ही सख्त नीति अपनाया और सख्त नीति से गणतंत्र के दुश्मन जो कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग के लोग थे उन्हें राजनीतिक दल पर मुकदमा चला दिया जाता है। मतलब ये अपने शासनकाल में इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। समझ लीजिए कि ये दोनों के लिए काल का समय था, इसीलिए इसे कहा जाता है आतंक का राज। क्यों? क्योंकि दोषियों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। बच्चों ये गिलोटिन क्या है, तो इस गिलोटिन को समझने के लिए आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है ये है एक तरह का गिलोटिन मशीन। ये बहुत ही हेवी, एक समझ लीजिए एक बड़ा सा आरे की मशीन जैसा कुछ हुआ करता था यहाँ पे, और नीचे दोषियों को लेटा दिया जाता था इस तरीके से। देखिए इसका सिर्फ सर बाहर है और ये पूरा बॉडी अंदर है, और इस तरह से इसको लकड़ी के मतलब सर को इस तरह से पैक कर दिया जाता था और इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता था और बहुत तेजी से इसको जो है सो यहाँ से रिलीज कर दिया जाता था। इसे छोड़ यहाँ से एक क्लिप को हटा दिया जाता था। तो ये जो बहुत ही हेवी, बहुत ही भारी, ये जो लोहे की बनी हुई ये जो
आरे की मशीन जैसा होता था, वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता था और इसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। बच्चों ये बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक था और ये जो है ये मशीन को कहा जाता था गिलोटिन मशीन। इस गिलोटिन मशीन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर गिलोटिन था, इसलिए इस मशीन को हम गिलोटिन मशीन कह रहे हैं। तो आई होप ये गिलोटिन मशीन समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब क्या हुआ कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था वो कुलीन वर्ग के लोगों को और पादरी वर्ग के लोगों को सभी को गिलोटिन पे चढ़ा करके और सबको मौत की घाट उतार रहा था। और इसका जो आविष्कारक है वो डॉक्टर गिलोटिन, याद रखेंगे आप, सभी का सिर कलम कर रहा था। कहने का मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों के लिए सचमुच यह एक आतंक का राज था। सिर्फ उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, वहां के और भी जो लोग थे जो खुद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए नजदीक थे, उन लोग भी बहुत ही आतंकित रहते थे इसके इस खतरनाक डिसीजन को देख करके और इन सभी निर्दोष लोगों को भी मार करके, जिनका वर्तमान में तो कोई दोष नहीं था लेकिन उन्हें चुन चुन के ये जो है सो मारे जा रहा था। रॉबेस्पियर सरकार जो थी वो मजदूरी और कीमत की अधिकतम सीमा तय कर दिया। बोला कि मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए हम तय करेंगे, अधिकतम कितना मिलना चाहिए हम तय करेंगे। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी, मतलब उस पर सीधा अपना नियंत्रण ले लिया। गोश्त मतलब मीट, और पावरोटी जो वहां का जनरल फूड हुआ करता था उस पर उसने अपना कंट्रोल ले लिया कि कितना महंगा कितना सस्ता होगा ये हम तय करेंगे। और परंपरागत जो मॉन्स्यूर था, परंपरागत कहने का मतलब पहले लोगों को, जो ये दोनों वर्ड्स फ्रांस में यूज किए जाते थे, लोगों को, पुरुष को मॉन्स्यूर कहा जाता था और मदाम कहा जाता था वहां की महिलाओं को। ये जो नाम है ये इंट्रोड्यूस किया फिर से उन्होंने। चर्च बंद करा दिया क्योंकि आप जानते हैं ये पादरी वर्ग के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था और चर्च जो है वो पूरी तरह हैंडल किया जाता था पादरी वर्ग के लोगों के द्वारा। इसीलिए उसने चर्च को बंद करा दिया और उसे बंद कराकर उसे अपना बैरक या तो अपना दफ्तर बना दिया, अपना ऑफिस खोल दिया उसमें। सख्त नीति के कारण जुलाई 1794 का समय आता है और न्यायालय ने रॉबेस्पियर को ही दोषी करार दे दिया। कहने का मतलब उसने रॉबेस्पियर को ही कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुमको जब सत्ता मिल गई आप तुम्हारे हाथ में तो तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो और बेगुनाहों को तुम बहुत ज्यादा गिलोटिन मशीन पे मार मार करके उसकी हत्या कर दे रहे हो। और इस जुर्म में जो है सो रॉबेस्पियर को ही 1794 न्यायालय द्वारा दोषी करार दे दिया जाता है और उसे भी गिलोटिन मशीन पे चढ़ा दिया जाता है और उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि 1793 से 94 तक, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 1793 से लेकर के 94 तक जो है सो आतंक राज रहता है, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार रहती है, जहां पर हमने देखा कि सत्ता यदि किसी एक के हाथ में आ जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वो आदमी खुद जो है सो बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि निरंकुश बन सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस बन सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का आतंक का राज। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो है बच्चों यदि वो खत्म हो गया, आप समझ पाए अभी तक क्या हुआ, एक आदमी के हाथ में पावर था। अब एक आदमी के हाथ में यदि पावर रहता है तो वो किस तरह से निरंकुश बन जाता है, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार में हमने बहुत अच्छे से देखा। अब इसीलिए ऐसी व्यवस्था लाया गया जहां पर एक आदमी के हाथ में पावर नहीं हो और इस व्यवस्था को कहा गया डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासन में क्या हुआ कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया, कुछ लोगों का ग्रुप बना करके उन्हें सत्ता सौंप दी गई कि आप चलाइए फ्रांस को, लेकिन वो एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखा गया। लेकिन बच्चों इसमें भी कुछ गड़बड़ियां होती हैं। रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद सत्ता जो है वो मध्य वर्ग के संपन्न लोगों में आ जाता है। अब देखिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो गरीब वर्ग के हाथ में पावर लाना चाहता था, लेकिन वापस जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का अंत हो गया तो फिर से जो सत्ता है वो मध्य वर्ग के ही संपन्न लोगों में आ गया, मतलब फिर से आर्थिक रूप से जो थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे उनके हाथ में पूरी पावर आ जाती है। नया संविधान बनाया गया और इसमें संपत्तिहीन का जो है सब मताधिकार को फिर से समाप्त कर दिया गया। मतलब जैसे निष्क्रिय नागरिक पहले हुआ करते थे उसी तरीके से फिर से जिनके पास संपत्ति नहीं था, संपत्तिहीन लोग जो थे उन्हें जो है सो फिर से उनसे मताधिकार वापस ले लिया गया, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। अब जब नए संविधान बनाए गए तो नया विधान परिषद बनाया गया और नए विधान परिषद में बच्चों ये डायरेक्टरी शासन बनेगा कैसे वो समझिए। पहले ये फिर से एक नया संविधान बना, संविधान मतलब वही था, कुछ कुछ मूल बदलाव किए गए और एक विधान परिषद बनाया गया, एक विधान परिषद बनाया गया और इस विधान परिषद, पूरा विधान परिषद मिल करके और 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाया जिसे डायरेक्टरी कहा गया, इसीलिए हम इसका नाम डायरेक्टरी शासन पढ़े। तो 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका कहने का मतलब अब यही 5 लोग मिल करके और पूरा शासन व्यवस्था को देखेंगे।
इसका शासन होने वाला है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा डायरेक्टरी शासन। लेकिन अक्सर आपस में ही इनकी लड़ाई हो जाती थी। बच्चों वही बात हो गई कि फिर से 5 सदस्यों वाला हमने एक ग्रुप तो बना दिया जिसका नाम डायरेक्टरी रखा, लेकिन वे आपस में ही लड़ पड़ते थे। उनकी आपस में विचारधारा मैच नहीं करती थी। एक जब कोई अच्छा स्कीम लाता था तो दूसरे को बुरा लग जाता था और वे आपस में उनका मतभेद हो जाता था और व्यवस्था फिर से अच्छे से नहीं चल पा रही थी। इसीलिए इस वजह की वजह से जब आप आपस में लड़ते हैं ना, जैसे कि दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा फायदा उठा लेता है। आप बचपन में बंदर वाली कहानी जरूर पढ़े होंगे। तो उस तरीके से यहां पर भी आपस में इनके लड़ने की वजह से उदय होता है एक बहुत ही, आप क्या कहें, एक बहुत ही अच्छा सम्राट कहें या बुरा सम्राट कहें, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, जो आने वाले समय में भावी फ्रांस का सम्राट बनेगा और वो जो है सो फ्रांस के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेगा। तो डायरेक्टरी शासन अब जो है सो आपसी लड़ाई की वजह से डायरेक्टरी शासन भी खत्म होगा और इस चीज का फायदा उठाएगा नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्ट का इस तरह से उदय होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, फ्रांस में कौन कौन से बदलाव किए। इसको जानने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के दौरान महिलाओं की क्या सोच थी। क्या महिला भी क्रांतिकारी थी? क्या महिलाएं भी क्रांति में भाग ले रही थी? और ले रही थी तो क्यों ले रही थी? क्या उनको वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था? तो आप जानते हैं कि निष्क्रिय नागरिक बना के रखा गया था महिलाओं को भी, तो ये भी अपने अधिकार के लिए लड़े जा रही थी। फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन में महिलाएं भी बहुत ज्यादा शामिल थी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिला, सबसे ज्यादा यदि इस क्रांति में कोई शामिल था तो वो तीसरे स्टेट का था। क्योंकि बच्चों कुलीन वर्ग हो या पादरी वर्ग हो, इन दोनों वर्ग के जो महिलाएं थी कंपैरेटिव में उनको तो बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता था, पढ़ने का राइट मिलता था, वे शिक्षा भी पा लेती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो शोषित वर्ग था वो था तीसरा वर्ग की, और खासकर महिलाएं जिन्हें तो वोटिंग राइट भी नहीं मिलता था। तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा क्रांति में भाग लिया। सिलाई बुनाई कपड़े धुलाई जैसा घरेलू काम करने में ये अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रही थी और केवल कुलीन और पादरी वर्ग की जो लड़कियां होती थी उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ाई करने का मौका मिलता था। वही केवल कॉन्वेंट में और अच्छे स्कूलों में वो पढ़ा करती थी। लिखा है महिलाओं की मजदूरी जो है वो पुरुषों से भी कम रखा गया। अब देखिए तीसरे स्टेट के महिलाएं एक तो खुद से काम धंधा कर रही हैं और महिलाओं को जो है सो मजदूरी जो है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम दिया जा रहा है। वो आज भी होता है बच्चों। यदि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आप ये चीज फील करते होंगे कि महिलाओं को कंपैरेटिवली कम वेतन दिया जाता है पुरुषों से। तो ऐसा यहाँ पर भी था कि महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है और अपने हित के लिए उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए। जैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय में बहुत सारे क्लब बने, एक संगठन बना, वैसे अब महिलाओं का राजनीतिक क्लब बनने लगा। ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास में था। ढेर सारे क्लब बने, अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे क्लब बने और उन्होंने अपने अखबार निकाले। अपने अखबार में वो अपने फीलिंग्स के बारे में और अपनी विचारधारा को प्रकट करते हुए नजर आती थी और सभी जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी उन महिलाओं को भी वो शामिल करने की कोशिश किया करती थी। बच्चों जैसे उस समय एक क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय में एक क्लब जैकोबियन क्लब बहुत फेमस हुआ, वैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा सफल रहा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब ये जो क्लब था ये क्या कह रहे थे, आखिर इनका डिमांड क्या था? तो ये सबसे पहले तो ये 1791 के बने हुए संविधान से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि 1791 नेशनल असेंबली वाला सरकार, उस समय इन्हें कोई राइट नहीं दिया गया, इन्हें निष्क्रिय नागरिक बना के रखा गया, मतलब इन्हें वोटिंग राइट नहीं था। महिलाएं जो कि समाज के उत्थान के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये महिलाओं को जो है सो उसमें वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा नाराज थी और द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वुमेन नाम का एक क्लब बना जो सबसे ज्यादा सफल माना जाता है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों समझते हैं आगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लिखा है महिलाओं की अब क्या मांग थी। महिला चाह रहे थे कि हमें भी एक कुछ राजनीतिक पद मिले, हमें भी कुछ राजनीतिक पद दिए जाए और हम भी जो है सो फ्रांस के योगदान, मतलब डेवलपमेंट में हम भी योगदान करें। शुरुआत में सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। अब महिलाएं चाहती थी कि हमें भी स्कूली शिक्षा मिले, हमारे लिए भी स्कूली शिक्षा हो। लिखा है अपनी मर्जी से वे शादी कर सके, तलाक दे सके और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, कुछ बिजनेस वगैरह खोल सके और अपने लिए खुद से ट्रेनिंग प्राप्त कर सके, और इस तरह से करके वो जो है सो अपना अधिकार मांग रही थी। ये महिलाओं के जनरल कुछ डिमांड था। जो क्लब बना उस क्लब का महिलाओं का सबसे बेसिक डिमांड था ये सब।
आतंक राज के दौरान भी कहीं हम ध्यान से देखें तो इन क्लबों को बंद कर दिया गया था। महिलाओं को की आवाज जो बुलंद हो रही थी उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रसिद्ध महिला को जो भी थे उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दी जाती थी। तो जैकोबियन क्लब तो आप समझते हैं कि वो आतंकी राज था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के लोगों के लिए तो खतरनाक था ही, महिलाओं को भी वो अच्छा अधिकार नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी। मताधिकार के लिए संघर्ष 1946 तक चलता रहा और फाइनली महिलाओं को 1946, बच्चों बहुत लंबा समय होता है, 1946 में जाकर के मताधिकार प्राप्त होता है फ्रांस की महिलाओं को। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो याद रखिएगा कि फ्रांस में एक क्रांतिकारी महिला हुआ करती थी जिसका नाम था ओलंपे दे गूंज। ओलंपे द गूंज जो थी ये एक क्रांतिकारी महिला थी, जो क्लब बनाया गया था द सोसाइटी ऑफ ये रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, उस सोसाइटी की, उस क्लब की जो है एक क्रांतिकारी महिला हुआ करती थी ओलंपे द गूंज। बच्चों आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से महिलाओं का अपना डिमांड था और महिला भी चाह रही थी कि हमें भी अधिकार मिले। फाइनली 1946 में इन्हें पूरा अधिकार प्राप्त होता है।